अगर पुलिस चाहे तो किसी भी अपराधी को पाताल से भी ढूंढ सकती है। इसका एक एग्जाम्पल है सजनी मर्डर केस। 26 वर्षीय सजनी की हत्या 14 मार्च 2003 को अहमदाबाद में कर दी गई। दरअसल ये हत्या घर में लूटपाट के इरादे से की गई थी। अब पुलिस इस लूटपाट और हत्या को सुलझाती इससे पहले ही सजनी का पति भी गायब हो जाता है। पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर देती है। आपको बता दे, पुलिस का दिन रात एक करने का बड़ा कारण ये भी था क्योंकि उस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस केस को गंभीरता से लिया था और पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के लिए सख्त आदेश दिए गए थे। ये एकमात्र ऐसा केस है जिसे सुलझाने के लिए 6 साल में 2 लाख से ज्यादा फोन कॉल्स की डिटेल निकाली जाती है और करीब 3000 लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन उस अनजान शख्स का कुछ अता पता नहीं चलता। 15 साल तक पुलिस की कई टीमों की मेहनत के बाद जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो उसका एक ही सवाल था, आखिर तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे। दोस्तों, आज इस केस की सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 14 मार्च की सुबह अहमदाबाद के एक युवक ओके कृष्ण के पास फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से उनके दामाद तरुण कुमार की आवाज आती है जो रोते हुए बता रहा था कि घर में एक बड़ी लूट की वारदात हुई है और लुटेरों ने इस लूटपाट के दौरान उनकी बेटी सजनी की हत्या कर दी है। ये खबर सुनते ही ओके कृष्ण अपनी पत्नी, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ तुरंत दामाद के घर की तरफ निकलते हैं। वहां जाकर इन्होंने देखा कि पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा है और वहीं एक कमरे में उनकी बेटी की फर्श पर लाश पड़ी है और उनकी बेटी के गले में एक दुपट्टा भी बंधा हुआ है। वहीं उनका दामाद तरुण उनकी बेटी के पास बैठे दहाड़े मारकर रो रहा है। हालात को देखते हुए तुरंत सब लोग सजनी को पास के हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। तब तक इस मामले की पूरी जानकारी अहमदाबाद पुलिस को दे दी गई थी। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है जहां पहली नजर में ये सब देखकर लूटपाट का मामला लगता है क्योंकि घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस घर की एक एक चीज की बारीकी से जांच करती है और मृतक सजनी के पति तरुण से सब जानने की कोशिश करती है। पूछताछ के दौरान तरुण कुमार दहाड़े मारकर रोता है, इसलिए पुलिस तरुण पर ज्यादा दबाव डालकर पूछताछ नहीं कर सकती। वहीं दूसरी ओर शव को पोस्टमार्टम करवा के आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। तरुण बेशक दहाड़े मारकर रो रहा था मगर घटनास्थल पर पुलिस के साथ मौजूद खोजी कुत्ते लगातार तरुण को भौंक रहे थे। खोजी कुत्तों का लगातार तरुण की तरफ भौंकता देख पुलिस के दिमाग में सवाल आने लगे कि कहीं ये लूटपाट हत्या के पीछे तरुण का तो कोई हाथ नहीं। यहाँ हैरान करने वाली एक और बात थी कि जब अंतिम बार सजनी को देखने तरुण हॉस्पिटल गया तो खोजी कुत्ता वहां भी तरुण को भौंक रहा था, लेकिन यहाँ भी कुत्ते की इस हरकत को नजरअंदाज करते हुए पुलिस अपना काम करती रही। तरुण से पुलिस ज्यादा पूछताछ नहीं करती है क्योंकि उसने हाल ही में अपनी पत्नी खोई थी। तरुण का रो रोकर इतना बुरा हाल था कि लगातार उसे चक्कर आ रहे थे, जिसके चलते उसे शाम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मगर ये क्या, घटना के एक दिन बाद ही 15 मार्च को तरुण अचानक से लापता हो गया। पुलिस के सामने चुनौती थी कि पहले सजनी के हत्यारों को ढूंढे या तरुण की तलाश करे। पुलिस फैसला लेती है कि पहले तरुण को ढूंढेंगे। तरुण को तलाशने के लिए हर तरह प्रयास किए जाते हैं लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। तभी लोगों को और पुलिस को तरुण पर शक होता है। इसका बड़ा कारण ये था कि लगातार कुत्ते का तरुण की तरफ भौंकना और फिर अचानक से तरुण का लापता हो जाना। 20 मार्च 2003 को सजनी के माता पिता तरुण पर उनकी बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस तरुण को नहीं ढूंढ पा रही थी। 2 साल बीत चुके थे, पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। तभी 2005 में सजनी के रिश्तेदारों और ससुराल वालों तथा सजनी के माता पिता के लाई डिटेक्टर टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती। 2006 तक पुलिस जब सजनी के हत्यारों को ढूंढने में नाकाम रही, सजनी के पिता कृष्ण गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने की कोशिश करते हैं। इनके 6 महीनों के प्रयास के बाद आखिरकार इन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला। जब इन्होंने सारी कहानी बताई तो मुख्यमंत्री ने तुरंत आला अधिकारियों को आदेश दिए कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। जांच की पूरी जिम्मेदारी कमिश्नर AK सरका को सौंपी गई, जहां होनहार पुलिस वालों की कई टीमें बनाई गई ताकि हत्यारों को जल्दी से पकड़ा जाए। साल बीतते गए, समय के साथ जांच अधिकारी भी बदलते गए, लेकिन सजनी की हत्या को लेकर पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। वर्ष 2012 में इस पूरे केस को DCP दीपन भाद्रा को सौंप दिया जाता है। DCP दीपन कई टीमें बनाते
हुए इस केस पर नए सिरे से जांच शुरू करते हैं। सजनी के हर एक करीबियों के पास्ट और प्रेजेंट की जानकारी इकट्ठा की जाती है। इनका टारगेट था सबसे पहले तरुण को ढूंढना। पहले तरुण को ढूंढने का मकसद ये भी था कि अगर तरुण मिल गया तो हो सकता है कई अधूरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले तरुण के 50 करीबियों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं। उनकी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स की बारीकी से जांच की जाती है, लेकिन तरुण का सुराग ना मिलने पर दायरा और बढ़ा दिया जाता है। पुलिस कई हजार लोगों की कॉल डिटेल्स निकालती है और जांच करती है। इसके बाद ये संख्या लाखों में हो जाती है, लेकिन तरुण का अब भी कोई सुराग नहीं मिलता। शुरुआती जांच में ही नाकामी मिलने के बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते। वो लगातार तरुण के करीबियों पर और उनके कॉल्स पर बारीकी से नजर रख रहे थे। यहाँ तरुण की मां और उसके भाई के फोन पर भी विशेष निगरानी रखी जाती, लेकिन कई महीने बीत जाते हैं और कोई भी ऐसी फोन कॉल नहीं आती जो तरुण तक पहुंचा दे। यहाँ पुलिस अब दूसरा तरीका ढूंढती है। वो फैसला लेते हैं कि मंसूर में जहाँ तरुण की माँ रहती है वो उनके घर के आसपास भेस बदल कर रहेंगे। हो सकता है तरुण की माँ से इस बारे में कोई जानकारी मिल जाए। जैसे ही भेस बदलकर मंसूर में रहना शुरू किया तो पुलिस को तरुण की मां से तो कुछ खास जानकारी नहीं मिली, मगर वहां के पड़ोसियों से अच्छे व्यवहार के चलते इन्होंने पता लगाया कि इसकी बूढ़ी अम्मा के 2 बेटे हैं। एक अहमदाबाद में रहता है और दूसरा साउथ इंडिया में। पुलिस को ये भी जानकारी मिलती है कि इसकी बूढ़ी अम्मा यानी कि तरुण की मां बेंगलोर और केरल भी जाती है। अब पुलिस ये जानने में जुट जाती है कि आखिर बेंगलोर ये क्यों जाती है। करीब 2 साल तक नजर बनाए रखने के बाद एक दिन पुलिस को एक कामयाबी मिलती है। 2015 में बूढ़ी अम्मा को एक फोन पर एक अनजान कॉल आती है। जब पुलिस उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती है तो वो नंबर किसी निशा के नाम पर रजिस्टर्ड था। नंबर की लोकेशन बेंगलोर की थी। 3 महीने तक निशा के नंबर की निगरानी के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। तभी उसी बूढ़ी अम्मा के घर लैंडलाइन पर एक कॉल आता है। पुलिस उस कॉल की लोकेशन और डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि ये नंबर ओरेकल प्राइवेट लिमिटेड नामक मल्टीनेशनल कंपनी का है जो बेंगलोर में रजिस्टर है। जब पुलिस इस कंपनी में जाके पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ करीब 35,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। सबकी जांच करने पर पता चलता है कि तरुण नाम का कोई शख्स यहाँ नहीं है। पुलिस अब दूसरा तरीका निकालती है। तरुण की पुरानी फोटो को कंपनी के कुछ एम्प्लॉय को दिखाया जाता है। इसके साथ कंपनी में आने जाने वाले हर एक शख्स पर बारीकी से नजर रखी जाती है। कुछ दिन बाद कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति दावा करता है कि उसने इस फोटो वाले शख्स को इसी कंपनी में देखा है। जब पुलिस इस शख्स का पता लगाती है तो कंपनी के द्वारा बताया जाता है कि ये ओरेकल इंडिया में प्रोजेक्ट मैनेजर है और इसका नाम प्रवीण है। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये आदमी अपनी पहचान बदलकर यहाँ रह रहा है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच चाहती थी कि तरुण को जल्दी से जल्द छापा मारकर गिरफ्तार कर ले, लेकिन केस इंचार्ज इस बात से इनकार कर देते हैं। इसके पीछे उनका एक बड़ा डर था कि अगर इस बात की भनक तरुण को लग गई तो हो सकता है वो फिर से लापता हो जाए। कुछ दिन बाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील को सिविल ड्रेस में कंपनी में भेजा जाता है। इस दिन परवीन नाइट ड्यूटी कर रहा था। सुनील सीधे परवीन के केबिन में जाता है और हेलो मिस्टर तरुण कहते हुए आगे की तरफ हाथ बढ़ाता है। जैसे ही परवीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो कंफर्म हो गया कि यही तरुण है। परवीन ने 15 सालों में पहली बार किसी के मुंह से तरुण नाम सुना था। वह जान नहीं पाया और उससे पहले उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर सुनील को कंफर्म हो गया कि यही तरुण है। सुनील ने तुरंत बिल्डिंग के नीचे खड़े पुलिस टीम को मैसेज दिया और तरुण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ जाते हुए वह लगातार एक ही बात पूछ रहा था कि आखिर उस तक वो लोग पहुंचे कैसे। 26 अक्टूबर 2018 को तरुण को पहली बार अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया। पुलिस रिमांड में तरुण ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। वह बताता है कि 2002 में उसकी शादी सजनी से हुई थी। 1 साल बाद उसका अपनी पत्नी से मन भर गया क्योंकि वह किसी और से प्यार करने लगा था और उससे शादी करने के लिए जरूरी था कि सजनी को रास्ते से हटाना। इसी मानसिकता के साथ उसने दुपट्टे से सजनी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और पुलिस का शक उस पर ना आ जाए इससे बचने के लिए उसने घर का सारा सामान बिखेर दिया। लेकिन खोजी कुत्तों का लगातार उसकी तरफ भौंकने के बाद उसे लगा कि पुलिस आज नहीं तो कल उससे पूछताछ कर ही लेगी। इसके लिए जरूरी था उसका अचानक से गायब हो जाना और वो किसी को बताए बिना वहां से गायब हो गया। इसके बाद बेंगलोर आया और न्यू आइडेंटिटी के साथ नई लाइफ शुरू की। इसी दौरान वह अपनी माँ के लगातार संपर्क में था। तरुण ने बताया कि उससे बस एक बड़ी गलती हो गई कि उसने अपनी माँ को कंपनी के लैंडलाइन फोन से कॉल कर दिया, जिसके कारण तरुण तक पुलिस पहुंच गई। वर्ष 2022 में तरुण को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी थी जिससे साफ होता है कि अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को ढूंढ सकती है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आपकी इस केस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।